3 साल बाद चौहान मैंसन। सुबह का वक्त। घर में चारों तरफ एक अलग सी शांति छाई हुई थी। सारे नौकर अपना अपना काम बिल्कुल शांति से कर रहे थे। तभी वहाँ एक 25-26 साल की लड़की अपने हाथ में दूध का गिलास लिए इधर उधर किसी को जैसे ढूंढ कर आती हुई है और एक नौकर से पूछती है जिसका नाम शानू था। सुनो शानू, तुमने अंश को देखा? वो नौकर उसके ऐसे पूछने पर अपने बगल वाले नौकर को देखता है, फिर नाम में सिर हिलाता हुआ ऊपर की तरफ इशारा करता है। ये देख वो लड़की एक नज़र ऊपर देख हल्का मुस्कुरा देती है, फिर इस नौकर को अपना काम करने का बोल ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। तभी सानू के पास दूसरा नौकर आते हुए कहता है, ये क्या किया मूर्ख, अगर छोटे साहब को पता चला कि तुमने उनकी खबर दी है तो जानता है ना कि वो क्या करेंगे। ये सुन सानू कुछ सकुचाए कहता है, छोटे साहब की सजा में सह लूँगा भाई, पर बड़ी मैडम का। इतना बोलते ही जैसे सानू के अंदर डर से एक कंपन सी दौड़ गई। उसका साथ उसकी हालत देख हंसने लगा था। वहीं वो लड़की अपने हाथों में दूध का गिलास ऊपर लिए चारों तरफ ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है। कमरे के अंदर जाती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ खिलौने ही खिलौने बिखरे थे। पूरा कमरा ऐसे लग रहा था कि जैसे कमरे में तूफान सा आया हो। ये देख वो लड़की अपना सिर पकड़ कहती है, हो गॉड, क्या हाल बना दिया है अंश ने। सारे कमरे का सारा सामान इधर से उधर कर दिया। ओफो, अब तो लगता है इसकी शिकायत लगानी पड़ेगी, मुझसे तो संभलता ही नहीं है। वो दूध का गिलास साइड रखते हुए सामान समेटने लगती हैं और आसपास साथ ही नजरें घुमाते हुए कहती हैं, पर ये अंश गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ वर्कआउट रूम में एक बड़े से मिरर वॉल के आगे रेहान लगातार पुशअप करता हुआ हाँफ रहा था। उसके पूरे बदन पे पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। सिर्फ फिर भी वो अपना पुशअप जारी करते हुए हंसते हुए प्यार से कहता है, अब कितनी देर और मुझसे ये पनिशमेंट मिलने वाली है लिटिल टाइगर, अब माफ़ भी कर दो मुझे। इतना बोल रेहान सामने मिरर से अपने ऊपर बैठे 3 साल के छोटे बच्चे को देखता है। छोटा सा चेहरा पे बड़ी बड़ी टिमटिमाती मासूम सी आंखें, छोटी सी नाक, छोटे से पतले गुलाबी होठ पे शरारत वाली हंसी। दिखने में बेहद मासूम पर अंदर से बहुत शैतान। वो बच्चा रेहान की बात सुन सीरियस लुक अपने चेहरे पे लिए अपनी मासूम आवाज़ में कहता है, चाचू बड़ी रुद्रांश राय चौहान इतनी है ना शानी से किसी को माफ़ नहीं करता। रेहान रुद्रांश की बात सुन मुस्कुरा देता है। रुद्रांश वैसे ही रेहान के पीठ पर बैठा उस झूले पर मज़े से लेते हुए कहता है, चाचू बड़ी बहुत मज़ा आ रहा है और तेज। रेहान अब काफ़ी थक चुका था। वो बेचारों वाला लुक लिए कहता है, तुझे तो मज़ा आ रहा है बच्चों, पर मेरी अब यहाँ हालत पस्त हो गई है। कुछ अपने चाचू बड़ी से पे तो रहम करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। रुद्रांश रेहान की ऐसी हालत देख अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगता है, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए कुछ कहता है कि दोनों के कानों में उस लड़की की आवाज़ पड़ती है, अंश कहाँ हो आप अंश। इस आवाज़ को सुन रुद्रांश हड़बड़ाते हुए रेहान के पीठ से उठता हुआ कहता है, ओहो चीची माँ, मल गया, चाचू बड़ी बचाओ मुझे। इतना बोल वह जल्दी से रेहान के पीछे छुपा है तो वहीं रेहान उसकी हरकत पे मुस्कुरा देता है। वो उसे पीछे छुपे देख धीरे से हंसते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, मेरे सामने शेर और अपनी चीची के सामने बिल्ली। ये सुन रुद्रांश बड़े मासूम बने कहता है, चाचू बड़ी आपसे ही तो सीखा है। ये सुन रेहान एक पल तो दंग रह गया। ये दो बीत का बच्चा खुद मासूम बने उससे ही उल्टा फंसा जो रहा था। वो अपना मुंह खोलता है कि रुद्रांश अपने होठों पे उंगली रख उन्हें चुप रहने का इशारा करता हुआ मासूम बने देखता है। रेहान उसकी हरकत पे इतना सिर हल्का सा झटकते हुए जैसे ही सामने नजरें डालता है तो उसके होठों पे एक बड़ी सी स्माइल खिल जाती है। वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख बड़े प्यार से कहता है, क्या बात है सोना, आज तो कहर ढा रही हो, कहीं दोबारा मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं। सांची जो रेहान की ऐसी बातों पे उससे घूरते हुए आगे बढ़कर कहती हैं, क्या रेहान तुम भी जब देखो बच्चों जैसी बातें करते हो। मैं तो कब से अंश को ढूंढ रही थी पर ये लड़का है मिलता ही नहीं।
पूरे घर में सुबह सुबह तो मेरी दौड़ लगा दी है इसने, ये मिले तो मैं बताऊं, तुमने देखा है। सांची सच में इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। रेहान उसे यूं परेशान देख हंसते हुए चोर निगाहों से अपने पीछे छुपे अंश को देखता है, फिर कुछ सोच कहता है, वैसे अगर मैंने देखा हो तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। सांची रेहान की बात सुन अपने कदम उसके तरफ लिए क्यूरियस हुए कहती है, सच्ची तुम्हें पता है। रेहान सांची का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, पता तो है पर मेरा फ़ायदा हो तब। ये सुन सांची उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या रेहान तुम भी, ये कोई वक्त है ऐसी बातों का। रेहान सांची की बातों को इग्नोर कर उल्टा रोमांटिक हुए कहता है, सोना बातों को छोड़ो और वक्त को छोड़ो और सिर्फ मुझ पे ध्यान दो, शायद कुछ और बात बन जाए। इतना बोल जैसे रेहान सांची के करीब बढ़ने लगता है कि सांची के कानों में नन्हे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत मुड़कर अंश को चुपके से भागते हुए देखती है तो उसे पुकारती है, अंश चलो। अंश कहाँ चले, रुको। रुद्रांश सांची की बात सुन पीछे पलट अपने नन्हे हाथों को अपनी आंखों पे रख छोटी छोटी उंगलियों से झांकते हुए कहता है, चीची माँ, आप तो चाचू बड़ी के साथ बिजी हो तो आप मुझे कैसे पकड़ोगी। इतना बोल रुद्रांश रेहान को एक थम अप का साइन देते हुए वहां से भाग जाता है। ये रेहान भी उसे इशारा कर हंसने लगता है। ये देख सांची रेहान पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, छोड़ो मुझे, तुमने ही उसका साथ दिया, अब लगता है तुम दोनों की शिकायत करनी पड़ेगी, छोड़ो मुझे रेहान। रेहान सांची को मजबूती से वैसे जकड़े हंसते हुए कहता है, नहीं सोना, अभी तो हमारी बहुत सी बातें बाकी हैं। सांची ये सुन गुस्से में रेहान के पेट पर बहुत जोर का टिटोटी मारते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस शैतान को तो पकड़ूं। इतना बोल सांची वापस से अंश के पीछे जाने के लिए बाहर भागती है। रेहान ये देख हंसने लगता है क्योंकि उससे भी अच्छे से पता था कि अब रुद्रांश इतनी जल्दी तो सांची के हाथ आने से रहा, वो तो पूरे घर में उसे दौड़ लगाने वाला है। बेचारी सांची डिजाइनर की जगह रेसर जो बन गई है। ऐसा ही हुआ, सांची दूध का गिलास लिए पूरे हॉल में अंश के पीछे भाग रही थी कि तभी बाहर से आते दिग्विजय जी और आकाश जी पे नजर जाते हैं। अंश उनकी तरफ भाग दिग्विजय जी के पांव से लिपट कर मासूम आवाज में कहता है, बड़े दादू बचाओ मुझे चीची माँ से। दिग्विजय जी और आकाश जी रुद्रांश को देख मुस्कुरा देते हैं। आकाश जी आगे बढ़ रुद्रांश को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, तो आज फिर से शुरू हो गई ये पकड़ा पकड़ी। सांची भी उनके पास आते हुए हाँफते हुए कहते हैं, डैड अब आप इसे समझाइए, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, सिवाय एक इंसान के अलावा ये लड़का किसी की बात पे नहीं जाता। कब से दूध का गिलास लिए इसके पीछे भाग रही हूँ, मजाल है कि ये चुपचाप एक बार में मेरी बात सुने। रुद्रांश अपना मुंह सिकोड़ लेता है तो वहीं दिग्विजय जी रुद्रांश के शरारतों के किस्से सुन हंसते हुए सोफे की तरफ बढ़ कहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है सांची बेटा, दूध तो हमारे खानदान में किसी को नहीं पसंद थी, न मुझे, न इस आकाश को, न रेहान को, न रुद्र। रुद्र का नाम लेते लेते दिग्विजय जी कुछ खामोश से पड़ गए और कुछ आंखों में नमी सी छा जाती है। आकाश जी आगे बढ़ अपने उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, वहीं रुद्रांश भी अपनी मासूम निगाहों से उन्हें देख समझने की कोशिश करता है। फिर आगे बढ़ टेबल पर रखा दूध का गिलास उठाकर कहता है, देखो बड़े दादू, अंश दूध पी रहा है, अब आप खुश हो जाओ। इतना बोल रुद्रांश एक झटके में दूध पी लेता है। उसकी बात और मासूमियत देख दिग्विजय जी मुस्कुरा देते हैं। रुद्रांश दूध पी गिलास अपनी चाची माँ को तरफ बढ़ाता हुआ अपना मुंह अजीब अजीब बनाता है। सांची ये देख हंसते हुए उसका मुंह साफ कर कहते हैं, माय गुड बॉय, अब चलो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। इतना बोल सांची रुद्रांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। रुद्रांश खुशी खुशी उसे पकड़ लेता है। आकाश जी सांची को देख कहते हैं, सांची बेटा, आज तो आपको कोई ज़रूरी मीटिंग था ना, आपको जाना नहीं है, देर नहीं हो रही। रुद्रांश को तो सारा भी तैयार कर देगी, तुम चिंता मत करो। ये सुन सांची ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं डैड, इसकी ज़रूरी नहीं है,
मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी ये अंश और चीची माँ का फेवरेट प्ले टाइम है ना। अंश, इतना बोल सांची अंश की तरफ देखती है। वो तो जोर से हाँ में सिर हिलाता है। फिर सांची उसे अपने गोद में उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। दिग्विजय जी दुखी मन से आह भरते हुए कहते हैं, कितना कुछ छीन लिया आकाश उस हादसे ने। रुद्रांश से उसकी माँ, हमसे हमारा सहारा, सब कुछ उस आग में मिटा दिया। जैसा सोचा था, सपना देखा था, सब अधूरा सा रह गया। भले ही सांची ने अंश को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन एक माँ की कमी उसके बच्चे की जिंदगी में कोई नहीं ले सकता आकाश, कोई नहीं। दिग्विजय जी की आंखों की नमी अब आकाश जी की आंखों में तैर गई। काफ़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला था। वही जानते थे वो अपने पिता का सहारा बनने। भरे मन से कहते हैं, होनी को कौन टाल सकता है डैड, वो हमारे बस में थोड़ी होता है। R चौहान ऑफ इंडस्ट्री। रेहान जब ऑफिस पहुंचा तो सारे एम्प्लॉय की अफरा तफरी देख एक पल को रेहान हैरान रह जाता है। वो अपने केबिन के फ्लोर पे आते हुए सामने से गुजर रहे बंदे को देख कहता है, हे आयुष, गुड मॉर्निंग। आयुष अपने फाइल को पढ़ता हुआ जा रहा था। रेहान की आवाज़ सुन पलटकर उसे देखता है। फिर अपने घड़ी पे टाइम देख अपना सिर हिलाते हुए सीरियस लुक लिए कहता है, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग रेहान, इट्स लेट मॉर्निंग। तुम्हें ऑफिस के नियम पता है ना। फिर भी। ये सुन रेहान अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेर कहता है, अरे यार सब पता है, लेकिन तुम भूल रहे हो अभी इस कंपनी का सेकंड बॉस मैं हूँ। तुम मुझे ऐसे डांट नहीं सकते। ये सुन आयुष अपने आईब्रो उठाते हुए कहता है, अच्छा बॉस, लेकिन तभी तक जब तक बॉस वापस अपने ट्रिप से आ नहीं जाती। रेहान ये सुन जैसे अपनी बातों को हवा में लिए किया है। और तो सिर्फ 3 दिन हो हुए हैं, ट्रिप पूरे 5 दिन की ही है। रेहान अपनी बात कहते हुए आयुष को अपनी हथेलियों की उंगलियों को दिखाता है। ये देख आयुष उसे उंगलियों के 2 उंगलियों को बंद कर एक टेढ़ी मुस्कान देता है, जिसे रेहान देख जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो आयुष से लड़खड़ाते हुए शोर में कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना। आयुष नाम में सिर हिलाता है तो रेहान की एक डर के मारे चीख निकल जाती है। आह, अब तो मैं गया। आयुष उसकी हालत देख अपनी हंसी छुपाते हुए उसके कंधे पर हाथ रख हंसते हुए कहता है, हाँ शायद। रेहान ये सुन बच्चों जैसी शक्ल बना लेता है और डरते हुए कहता है, कितना टाइम बचा है। आयुष वापस से अपनी घड़ी देख कहता है, 5 मिनट। ये सुन रेहान चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी अब मेरा क्या होगा। आयुष उसकी हरकतों पर हंसते हुए उसके कंधे को सहलाते उसे सांत्वना देता है। वहीं बिल्डिंग के नीचे एक साथ 5 फोर्स आकर कार आकर रुकती हैं, तो रुकने की बाकियों की गाड़ियों से बॉडीगार्ड निकल अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। गेट के सामने रुके कार के आगे के डोर तुरंत खुलते हैं और उससे जियान बाहर आ जाता है। एक नज़र आसपास नजरें घुमाकर तुरंत पीछे का दरवाज़ा खोल अपने सिर का हल्का सा झुका देता है। कार के अंदर बैठी लेडी एक दरवाज़ा खुलते ही अपनी शांत निगाहों से सामने देखती हैं, और जैसे ही बाहर निकलने के लिए अपने पाँव ज़मीन पर रखने को होती हैं कि वो अचानक से रुक जाती हैं। उसे यूँ रुकता देख जियान आगे बढ़ चेक करता है तो उसकी नज़र एक नीचे गिरे एक यूज चुयुगम पे पड़ती है, जो कि बिल्कुल उस लेडी के पाँव के नीचे था। जिसे देख जियान जल्दी से आगे बढ़ अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उस च्युइंगम को वहाँ से हटा देता है और धीरे से कहता है, सॉरी बॉस। फ्लोर क्लीन होने ते ही वो लेडी अपने पाँव ज़मीन पर रख कार से बाहर निकलती है। ब्लैक बिजनेस सूट विथ रेड हाई हील्स के साथ उस लेडी को काफ़ी एलिजेंट बना रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि अन्या थी, पर वो अन्या नहीं थी जिसे हम जानते थे, जिसके चेहरे पर मासूमियत और मुस्कान होती थी, आँखों में चमक और दिल में प्यार होता था। ये वो अन्या थी जिसे इस दुनिया ने अब कठोर सा बना दिया था। होठों की वो हंसी शायद रूठ चुकी थी। चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि सीरियसनेस, कठोरता थी। आँखों में गुस्सा और खालीपन था। हालत ने उस अल्हार अन्या को जैसे कहीं जुदा सा किया था। कोई भी उससे
अब यूं देख ये अंदाज़ा नहीं लगा था कि जिसके लिए माफ़ी, ममता और उदारता सब कुछ था, आज वो किसी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अन्य एक पल सामने देखती हैं, अमन तुरंत ही उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। अन्य आगे बढ़ते हुए एक नज़र जियान को देख कठोरता से कहती हैं, फायर द क्लीनियर। अन्य रुद्र राय चौहान गलती और लापरवाही करवाने वालों को बिल्कुल माफ़ नहीं करती। जियान उसकी बात सुन अपना सिर हामी में भरता हुआ अन्य के पीछे चल देता है। अन्य की कंपनी में कदम रखते ही चारों तरफ जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सब चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। अन्य जहाँ जहाँ से गुजरती हैं सब अपना सिर झुकाए उसे ग्रीट करते हैं। अमन अन्य के पीछे चलते चलते उसका सारा शेड्यूल बता रहा था। बॉस, आज आपकी 3 मीटिंग हैं, 2 ऑफिस में और 1 बाहर, और साथ ही आज रात आपको एक अवार्ड पार्टी में भी जाना है जहां आपकी न्यू अचीवमेंट में अवार्ड दिया जाएगा, और साथ ही कुछ बिजनेस क्लिनियट भी आपसे मिलना को बेताब हैं इस पार्टी में हैं। अन्या उसकी बात सुनते हुए लिफ्ट में चढ़ जाती हैं और अमन की बात बीच में काट कहती हैं, न्यू डील का क्या हुआ? अमन जल्दी से अपने टैब में चेक करता हुआ कहता है, मैंने मिस्टर अवस्थी से भी बात कर ली है। उनके डिज़ाइनर हमारी टीम को पसंद आया है, इसीलिए वो काम शुरू करना चाहते हैं। ये सुन अन्या साफ मना करते हुए कहती हैं, पर कह दो हम नहीं करना चाहते हैं। ये सुन अमन हैरानी से अन्या को देखता है, क्योंकि इस डील के लिए अमन ने खुद मिस्टर अवस्थी के साथ कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन अब अन्या मना कर रही है, ये उसे समझ में के परे था। पर वो ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए बस हमें सिर हिलाता हुआ बाकी के डिटेल देता है। लिफ्ट से वो लोग जैसे अपने फ्लोर पे आते हैं तो अन्या की नज़र सीधा रेहान और आयुष पे जाती है। वो दोनों भी अन्या को देख बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़ा हो जाते हैं और अन्या को देख सिर झुकाए ग्रीट करता हुआ रेहान कहता है, गुड मॉर्निंग भाव आई मीन बॉस। अन्या बिना किसी एक्सप्रेशन के कड़क आवाज़ में कहती है, रेहान कम टू माई कैबिन नाउ। इतना बोल अन्या तो चली जाती है, पर रेहान की हवा जैसे टाइट हो जाती है। वो ही जानता था कि अब उसका क्या हाल होने वाला था। आयुष उसे बेचारों वाली निगाहों से देखता हुआ ऑल द बेस्ट बोलता है, जिससे रेहान चिढ़ते हुए घूर आगे बढ़ जाता है। वहीं अपने अन्य केबिन में एंटर करते हैं तो एक पल के लिए उसके कदम थम से जाते हैं। सामने उस काली चेयर को देख उसकी निगाहों के सामने कुछ खास पल से दौड़ जाते हैं, पर उसके इमोशन अब बाहर नहीं आते। वो धीरे से चल उस चेयर के पास जाती हैं और हौले से उसे छूते हुए चेयर के पीछे की दीवार पर टिक जाती हैं, जिस पे लगी पेंटिंग देख अन्या कुछ दुखी स्वर में कहती हैं, 2 साल 360 दिन 18 घंटे 24 मिनट। रुद्र। अन्या अपनी बात कहे जैसे खुद में ही शांत हो जाती हैं। अब उसकी ये शिकायत सुनने वाला भी तो कोई नहीं था, और जिन पत्थरों और चावों को बनाना पड़ता है उन्हें दर्द में रोने की इजाज़त भी नहीं होती। तभी अन्या के कान में दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। वो अपने एक्सप्रेशन वापस से कड़क करते हुए उस चेयर पर शांत से बैठ जाती है और लैपटॉप ओपन कर अपने काम में लग जाती हैं। रेहान कमरे में आते हुए अन्या से परमिशन लेता है और अंदर आते हुए सीरियस हुए पूछता है, यस बॉस, आपने बुलाया था? अन्या उसे एक नज़र देख कहती है, हाँ रेहान, वो तुम्हें और सांची को रुद्रांश के स्कूल जाना होगा। ये सुन रेहान उचकते हुए परेशान होते हुए कहता है, क्या इस वक्त? लेकिन क्यों भाभी, क्या हुआ? लिटिल चौहान, लिटिल टाइगर ठीक तो है ना? अन्या उसकी फिक्र देख अपने काम को रोक कहती हैं, रेहान सब ठीक है, बस रुद्रांश के स्कूल से फ़ोन आया था कि कोई पेरेंट्स मीट है बच्चों के लिए, लाइक सरप्राइज़ विजिट जैसा। तो तुम और सांची चले जाओ, मैंने सांची को कॉल कर दिया, तुम उसे अपने स्टोर से पिक कर लो। अन्या की बात सुन रेहान कुछ चैन कुछ सोच दुखी मन में कहता है और सांस लेता है, फिर लेकिन भाभी, इसमें आपको जाना चाहिए था। लिटिल टाइगर आपको वहाँ देखेगा तो बहुत खुश होगा। ये सुनते ही अन्या की उंगलियां चलते चलते रुक गई। रुद्रांश का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। ऐसा नहीं था कि अन्या अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी, वो तो
भला दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। उसकी जान है वो, उसके जीने का सहारा, उसके रुद्र की आखिरी निशानी, उसका अंश था वो। बट वो मजबूर थी, एक माँ मजबूर थी, क्योंकि वो सिर्फ एक माँ बन नहीं सोच सकती थी। उसके कंधे पर पूरे परिवार की, इस कंपनी की, इस नाम के सम्मान की जिम्मेदारी थी। उसके लिए सब उससे कठोर बनना पड़ा। वो वापस से अपने काम में लगे, कहते हैं वो तुम्हें भी देखेगा तो उतना ही खुश होगा। और वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी मीटिंग लाइनअप है, तुम जाओ। इतना बोल अन्या अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगाती हैं, जिसे देख रेहान कुछ बोल नहीं पाता और अपना मन महसूसते हुए वहाँ से चला जाता है। कभी कभी उसे खुद पे गुस्सा आता था कि आखिर क्यों उसने खुद को उस वक्त नहीं संभाला, आखिर क्यों इतना काबिल नहीं बनाया कि अपने भाई की जगह ले पाए, उनकी जगह वो सबकी ढाल बन पाए। आखिर क्यों? अगर वो इतना काबिल, उतना कठोर बनता तो शायद आज उसकी भाभी को इस तरह सब कुछ अपने कंधे पर नहीं उठाना पड़ता, उसके परिवार की ढाल नहीं बनना पड़ता, और शायद उसके लिटिल टाइगर से अपनी माँ का आंचल नहीं छूटता। अन्य रेहान के जाने के बाद एक नज़र अपने फ़ोन पर रुद्रांश की फ़ोटो देख उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, माय बेबी, मम्मी मिस यू। इतना बोल अन्या जैसे ही उस स्क्रीन को चूमने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं कि तभी उसके केबिन का डोर खुलता है, जिसे अन्या तुरंत ही अपना फ़ोन रख अपने उसी कोल्ड ओरे में खुद को ढालती है। सामने अमन था। अमन उसे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ करता है, जिससे अन्या वापस से अपने कामों में डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश का स्कूल। रुद्रांश 2.5 साल से ही स्कूल जाने लगा था। दिखने में छोटा जरूर था, लेकिन बातों में और शरारतों में सबका बाप था। छोटी सी उम्र में भी काफ़ी समझदार था, इसीलिए वो अपनी माँ को समझता था वो, और उन्हें मिस भी बहुत करता था। वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में एक झूले पे बैठा सामने देख रहा था। सबके मम्मी पापा सारे बच्चों को सरप्राइज विजिट देने आए थे। ये देख रुद्रांश का मन जरूर उदास सा हो गया, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करता। वो ऐसे दिखता जैसे वो खुद में ही मगन है। इतने छोटे बच्चे से ऐसी उम्मीद करना सच में आश्चर्य से भरा था। तभी उसके सिर पर एक ममता भरा हाथ आता है, जिसे महसूस कर रुद्रांश के दिल में एक उम्मीद सी होती है, लेकिन वो उम्मीद छोटी पड़ती है जब उसकी नज़र अपने सामने खड़ी सांची पे जाती है। वो उसे देख बड़े प्यार से पुकारती है, अंश। सांची अपने घुटनों के बल बैठी है तो अंश उसे देख बड़े मासूम स्वर में कहता है, चीची माँ आप, मम्मा नहीं आई? अंश का ये सवाल सुन सांची भी चुप सी हो जाती है। वो इस मासूम बच्चे के सवाल में अपनी माँ के लिए तड़प साफ महसूस कर सकती थी। सांची की तो अब जैसे हिम्मत ही नहीं होती कि वो रुद्रांश के मासूम सवाल को अपनी झूठी तसल्ली से बेहाल पाए। सांची को चुप देख रुद्रांश खुद ही अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहता है, ओहो चीची माँ, मैं ये कैसे भूल गया। मम्मा तो ऑफिस के काम से ट्रिप पे गई है ना, वो यहाँ कैसे आ सकती हैं? सांची रुद्रांश की बात पे बस ज़बरदस्ती से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। तभी रेहान भी वहाँ आते ही एक्सीडेंटली अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, हे माय लिटिल टाइगर। रुद्रांश रेहान की आवाज़ सुन जैसे सामने देखता है तो वो हैरानी के साथ 100 गुना खुश होता है। वो खुशी से भरते हुए भागकर बढ़ते हुए कहता है, चाचू बड़ी, सुपरस्टार चाचू, कूल चाचू, डूडू, आप सब मेरे लिए आए हो? वाह! रुद्रांश इस वक्त काफ़ी खुश था, क्योंकि उसके चारों फेवरेट चाचू जो उसके सामने थे, रेहान, तविस जिसे वो डूडू कहता था, शोरे, सुपरस्टार चाचू, अभय, कूल चाचू। तविस आगे बढ़ते हुए रुद्रांश को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, माय चैम्प कैसा है? कितने महीनों के बाद देख रहा हूँ, तुम तो इट्टू सा इतने बड़े हो गए। उसकी बात सुन रुद्रांश अपनी नाक सिकोड़ते हुए क्यूटली कहता है, क्योंकि डूडू, चीची माँ मुझे रोज इतना अपने हाथों को ऊंचा कर ग्लास बनाते हुए करता है, भर भर के यू दूध पिलाती है ना, जो मुझे बिल्कुल गंदा सा लगता है। रुद्रांश की हरकतें देख
तभी हंसते हुए उसके गालों को पिच कर रेहान की तरफ देख कहता है, देख रेहान, तेरे साथ रहते रहते इसमें भी नौटंकी डाउनलोड हो गई। ये सुन रेहान उसे घूरता है। अबे आगे बढ़। तब इसकी गोद से रुद्रांश को गोद में लिए कहता है, अच्छा तो कूल चाचू अपने शेर को यमी यमी चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के खिलाएंगे। हैप्पी। ये सुन रुद्रांश बहुत खुश होता है। तभी शौर्य आगे बढ़ अबे के कंधे पर मार कहता है, क्या हैप्पी, जब देखो मेरे पार्टनर को रिश्वत दिए अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। तू ना बस अब अपनी बरवाची को संभाल, मेरा पार्टनर मेरे साथ अभी फुटबॉल खेलेगा। इतना बोल वो झट से अबे की गोद से रुद्रांश को ले भागने लगता है। ये देख सब उसके पीछे जाते हैं। रुद्रांश ग्राउंड में आते सबके साथ खूब मस्ती करता है, सबके साथ फुटबॉल खेलता है और काफ़ी खुश होता है। उन चारों के लिए तो रुद्रांश उनकी ज़िंदगी होता है, चाहे वो चारों कितना भी बिजी हो, लेकिन रुद्रांश के लिए हर वक्त उनके पास होते थे। सारे बच्चे तो उन्हें यूँ मस्ती करते देख जलने लगते हैं। सब अपने डैड को खेलने के लिए उनके जैसे मस्ती करने की जिद करते हैं। वहीं साची बस इनके हंसने खेलने की वीडियो बनाती है और अन्या को भेज देती है। अन्या जो कि अपनी मीटिंग में बिजी थी, वो वीडियो का एक झलक देख जैसे मन ही मन सुकून पाती है, पर अगले ही पल उसने काम की वजह उस वीडियो को ही बंद करना पड़ता है। वहीं आज इतनी मस्ती करने के बाद रुद्रांश पूरा थक गया था। वो तो सांची को गोद में आते ही सो गया था। सांची काफ़ी ध्यान से उसे सुला देती है। तभी कमरे में एक 20-22 साल की लड़की पटियाला सूट पहने एंटर करती है। उसके हाथों में एक तौलिया और एक छोटा सा बर्तन था। वो अंदर आते हुए रुद्रांश को सोया देख कहती है, वाह, आज तो छोटे नवाब बिना किसी मस्ती के काफ़ी आसानी से सो गए, वरना जब तक इस घर की 2-4 परेड न करवा दे इन्हें चैन कहाँ। सांची उसकी बात सुन हल्का सिर पर हाथ रख और फिर कहती हैं, बहुत, इसीलिए थक गया है, और मुस्कुरा देती हैं। फिर रुद्रांश की मस्ती की आज इसने वो भी बहुत सारी। अच्छा सारा जो बोला वो लाई। सारा सांची का सवाल सुन अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है, हाँ दी ले आई, आप रहने दे, मैं कर लेती हूँ, आप भी जाकर आराम करें, आप भी थक गई होंगी। सांची उसकी बात सुन नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तुम रखो, मैं करती हूँ, कहीं तेरे करने से इसकी नींद टूट गई तो। सांची की बात सुन सारा मुस्कुरा देती है। आखिर ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है जहाँ माँ से ज़्यादा चाची ममता लुटाए। सांची तौलिए को पानी में डुबो उसे क्लीन करती है और उसके कपड़े नाइट सूट में बदल वापस से उसे आराम से सुला देती है। हिले डुलने पर नींद में ही रुद्रांश के मुंह से 1-2 बार मम्मा मम्मा निकलता है, जिससे सांची थपकी देते हुए दोबारा सुला देती है। ये देख सारा कहते हैं, और खुद भी फ्रेश हो जाइए, अरे दीदी मैं हूं ना, आप जाइए। सारा की बात सुन सांची एक नज़र रुद्रांश को देखती है जो काफ़ी गहरी नींद में सोया था। ये देख वो बड़े प्यार से उसके माथे को चूम सारा को हिदायतों की लिस्ट दी वहाँ से चली जाती है। रात के करीब 1 बजे अन्य की कार चौहान मैंसन में एंटर करती है। अन्य कार से बाहर आती है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान सिर्फ काम पे था। वो टेप पे कुछ फाइल चेक कर रही थी और साथ ही जियान को कुछ बातों के इंटरेक्शन देते हुए चुपचाप अपने कदम घर की ओर बढ़ाती है और हॉल में आते ही अपना सिर उठाकर खुद को जैसे रिलैक्स करती है और अपने कंधे पर हल्का मारते हुए खुद के सिर को झटकती है। तभी उसके सामने उसकी फेवरेट कॉफ़ी आती है, जिसे देख अन्या हल्का मुस्कुराकर कॉफ़ी मग लिए कहती है, तुम्हें इतनी देर तक जागने की ज़रूरत नहीं थी सांची। सांची अन्या की बात सुन कहती है, जागी नहीं थी भाभी, वो बस अंश को देखने के लिए उठी थी, तभी आपकी कार का हॉर्न सुना तो सोचा क्यों ना आपकी थकान दूर करने के लिए गर्म कॉफ़ी हो जाए। सांची की बात सुन अन्या कॉफ़ी की सीप लिए कहती हैं, थैंक यू। फिर अपने कदम सोफ़े की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, सब सो गए, रुद्रांश सो गया, मैंने वीडियो देखा, काफ़ी खुश लग रहा था। ये बोल अन्या मन में एक उदासी भी थी अपने बच्चे के पास न होने की, पर वो किसी को अब अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करना चाहती थी।
इसीलिए वो बाद में हल्का हंस कहती है, अच्छा है तुम लोग उसके साथ हो तो मुझे चिंता नहीं है। सांची अन्य के पास ही उसकी बात सुन कुछ खामोशी भरे लहजे में कहती हैं, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन हम में से कोई उसकी माँ तो नहीं है ना। उसे आपकी ममता की बहुत ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। हम सब कितने भी हो पर माँ और पापा की कमी तो नहीं बन सकते। मैं भले ही चीची माँ हूँ उसकी, लेकिन माँ तो आप ही रहोगी ना। नींद में भी वो आपको ही पुकारता है भाभी। रुद्रांश आपको बहुत मिस करता है। सांची की बात सुन अन्या जैसे खामोशी हो गई। उसके इमोशन जैसे बाहर आने के लिए तड़पने से लगे, लेकिन वो भी खुद पे काबू कर बड़े मुश्किल से कहती हैं, सांची इस वक्त ममता से बड़ी मेरी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां जो मेरे रुद्र की अमानत हैं। वो भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। और परिवार का भरोसा जो उनके होते बड़े गर्व से कहते थे, सब रुद्र है ना, वो संभाल लेगा। रुद्र है तो हमें चिंता नहीं। रुद्र सिर्फ सिर्फ एक इस घर में बेटे नहीं बल्कि इस घर की ढाल थे। और मैं ये नहीं चाहती उनके न होने पे किसी को भी अनसेफ महसूस हो या कोई खुद को कमज़ोर समझे। मैं उनका विश्वास और नाम पहचान खोने नहीं देना चाहती, भले ही इसकी कीमत मेरी ममता ही क्यों ना हो। अन्य उसकी अपनी बात कहते कहते अंदर से टूट तो रही थी, लेकिन आंसुओं को बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रही थी। आंखों में पानी था, लेकिन जैसे वो भी अपनी हद जानता था। सांची अन्य की बात सुन उसका दर्द महसूस कर सकती थी। किसी भी माँ के लिए ये आसान होता कि अपने बच्चे की पड़े वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए, जो जिम्मेदारी जिस पे उसका नाम ही नहीं था। सांची की आंखें बह जाती हैं। वो आगे बढ़ अन्या को हक कर लेती हैं। अन्या की बस आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ पल बाद अन्या धीरे से चल रुद्रांश के कमरे में आती हैं और होले से चलकर उसके बेड के पास आती हैं। रुद्रांश जो काफ़ी सुकून से अपना हाथ पांव इधर उधर फैलाकर सो रहा था, अन्या उसके बेड पे बैठ उसे धीरे से सुलाती है और अच्छे से कम्बल उड़ा उसके माथे को सहलाते हुए उसके माथे को चूमती हुई उसे देखने लगती हैं। पूरे 4 दिन बाद अन्या अपने बच्चे को देख रही थी। ये 4 दिन में एक भी पल ऐसा नहीं गया जहां उसने अपने बच्चे को याद नहीं किया। रुद्रांश में अन्या को हर वक्त अपने रुद्र की छवि दिखती थी। वही उसके जैसी आंखें, उसके जैसे तीखे नाक, चीन, सोते वक्त की मासूमियत, उठने के बाद एक अलग रूप। सब कुछ उसे रुद्र जैसा ही तो था। हो भी क्यों ना था, तो उसके रुद्र का अंश ही ना। तो रुद्रांश देख अब कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो उसका हाथ काफ़ी दुखी स्वर में कहती हैं, सॉरी बेबी, मम्मा बहुत बुरी है ना, आपको टाइम नहीं देती। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास नहीं होती। आपकी शरारतों में आपका साथ नहीं देती। मम्मा बहुत बुरी है ना, बट मम्मा बहुत मजबूर भी है। मम्मा को माफ़ कर देना बेबी, मम्मा सॉरी है। अन्य के आंसू का एक कतरा अपनी हद पर रुद्रांश के गालों पे गिर आया, जिससे रुद्रांश महसूस कर नींद में कुमकुमाते हुए अन्य की तरफ खिसकते हुए कहता है, मम्मा मम्मा। अन्य ये देख रुद्रांश को थपकी देने के लिए अपना हाथ बढ़ाने को होती है कि रुद्रांश नींद में ही उसकी उंगली कसकर पकड़ ली होती है। ये देख अन्य हल्का सा मुस्कुराते हुए दोबारा उसके माथे को चूम लेती है और उसे हक कर लेती हैं। अन्य की नज़र टेबल पर रखे उसके और रुद्र की तस्वीर पे जाती है और एक टक उस तस्वीर को देखने लगती है। उसके जहन में अचानक ही 3 साल पहले हुआ वाक़या चलने लगता है। फ्लैशबैक 3 साल पहले। रुद्र अन्या को जल्दी आने का बोल उसे अंदर भेज देता है और खुद फ़ोन पे बात करने लगता है। फ़ोन की धमकी और उस बातों को वो समझ कर कुछ कर पाता कि उससे पहले ही जोर का धमाका होता है। धमाके के वक्त रुद्र बालकनी में था, जिसकी वजह से एक जोर का धक्का उसे लगता है और सीधा उस बालकनी के रेलिंग से उसका सिर और उसका पाँव लगते हुए वो बालकनी से नीचे गिरने को होता है। पर वक्त रहते वो बालकनी को पकड़ लेता है और खुद को संभाले हुए ऊपर की तरफ खींचता है। काफ़ी मुश्किल से वो खुद को संभाले सामने देखता है तो उसकी आंखें घबराहट और परेशानी में बदल जाती हैं
उसके जहन में अन्य का ख्याल आने लगता है जिसे उसने अंदर वेट करने का बोला था, पर ब्लास्ट की वजह से आग लग चुकी थी। यह सब देख रुद्र बिना बात की परवाह किए उस आग में कूद जाता है और पागलों की तरह चारों तरफ अन्य को ढूंढने लगता है। आग और खून भरी दर्द भरी चीखों में भरा वो मंजर काफ़ी डरावना था। वहाँ काफ़ी लोग थे जो घायल थे तो कहीं अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, पर रुद्र बिना किसी के परवाह किए सिर्फ अन्या को ढूंढने में लगा था। उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ब्लास्ट की वजह से उसके माथे, पाँव, पीठ, कंधे, हाथ सब लगन से खून बह रहा था। वो खून से खुद भी लथपथ था, लेकिन बिना अपनी परवाह किए बस अन्या को ढूंढ रहा था, पर अन्या उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ये देख रुद्र घबरा सा गया, टूटने से लगा। वो चारों तरफ चीखता है, वाइफी कहाँ हो तुम, वाइफी, लेकिन अन्या उसे कहीं नहीं दिखाई देती। ये देख रुद्र हताश अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जैसे गुहार लिए कहता है, भगवान प्लीज़ प्लीज़, मैंने कभी आपसे किसी चीज़ की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे की जान की भीख मांगता हूँ। प्लीज़ उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे बदले में आप मुझे मिटा दें, मैं शिकायत नहीं करूँगा, पर मेरे गुनाहों की सज़ा, मेरी सज़ा आप प्लीज़ मेरी मोहब्बत को न दें। प्लीज़, कहाँ हो वाइफी। रुद्र अपनी गुहार लगाए टूट सा जाता है। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, अब तो जैसे मौत भी उस आग में। रुद्र की हालत अब ऐसी नहीं थी, वो अब खुद को संभाले, काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन तभी उसकी हताश नज़रों को एक उम्मीद सी दिखती है। कुछ दूर साइड में अन्या के सैंडल, ये नज़र आते ही रुद्र बिना खुद की परवाह किए पूरी हिम्मत से उठता है और भागकर उस ओर आग से बचते बचाते जाता है। सैंडल की तरफ ही खून में सना एक हाथ मिलता है जो एक टेबल से दबा हुआ था। ये देख रुद्र का दिल घबरा जाता है। वो जल्दी से टेबल को टटोल कर देखता है तो उसकी बेहोश पड़ी अन्या नज़र आती है। करिश्मा हो या रुद्र और अन्या की अपने बच्चे की सलामती के लिए मिन्नत। इतनी आग और ब्लास्ट के बाद भी टेबल अन्या के ऊपर इस तरह था कि उसके पेट पर जरा सा भी आंच नहीं आई। रुद्र अन्या को वैसे पाकर खुश भी होता है और परेशान होता है। वो जल्दी से चारों तरफ देखते हुए जल्दी से आसपास के सामान को हटाता है और काफ़ी मुश्किल से उस टेबल को साइड करता है और जल्दी से अन्या के पास बैठ उसे अपनी बाहों में भर उसे चेक करते हुए उसे उठाता है और उसे पुकारता हुआ कहता है, वाइफी उठो, वाइफी आंखें खोलो, वाइफी प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, वाइफी प्लीज़ उठो, हमारे बच्चे के लिए उठ जाओ प्लीज़। रुद्र अपनी बाहों में अन्या को यूँ बेजान सा देख काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखों से आंसू आज बह निकले थे। वो अन्या को कसकर अपने सीने से लगाए बस उसे उठने की मिन्नत कर रहा था। तभी अन्या की धीमी सी आवाज़ रुद्र के कानों पे पड़ती है, रुद्र। रुद्र ये सुन उम्मीद से अन्या को अपने थोड़ा दूर किए देखता है। अन्या धीरे से अपनी आंखें खोल उसे देख रही थी। वो अपने हाथ को उठाकर रुद्र के माथे को होले से छूते हुए लंबी सांसों के बीच कहती है, रुद्र आपको तो चोट लगी है, खून है। रुद्र अपनी छोटी चोट की परवाह किए बिना अन्या के माथे को चूमता हुआ मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ वाइफी, मैं तो डर गया था। थैंक यू वाइफी, थैंक यू गॉड, आप ठीक हो। रुद्र की बात सुन अन्या कुछ जवाब दे पाती कि उससे पहले उसकी नज़र ऊपर से आग में गिरते कपड़ों पे जाती है। वो चीखती हुई हाथों के इशारों से कहती हैं, रुद्र आग। रुद्र की नज़र जल्दी से जाती है। वो जल्दी से अन्या की खुद से कवर कर आग लगे कपड़ों को दूर फेंक ये करते हुए रुद्र के शोल्डर तक जख्मी हो जाते हैं, जिससे देख अन्या जल्दी से उठते हुए कहते हैं, रुद्र आपको तो चोट लग गई है। रुद्र इस वक्त अन्या की बात और अपनी परवाह किए बिना उठता है और आसपास देख कहता है, वाइफी जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अन्या रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए उठने को होती है कि अचानक अन्या के पेट में काफ़ी जोर का दर्द होने लगता है। ये देख रुद्र घबराते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें दर्द हो रहा है। अन्या अपने पेट को पकड़ दर्द से बेचैन होते हुए कहती है, हाँ रुद्र बहुत दर्द हो रहा है, हाँ हाँ लगता है रुद्र कुछ करें।
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अन्या का चेहरा दर्द में अब पीला सा पड़ने से लगा था। अन्या की हालत देख रुद्र खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। वो हिम्मत किए उठता है और अन्या को भी हिम्मत देते हुए उठाता हुआ कहता है, वाइफी, सब हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। प्लीज़ इतनी हिम्मत कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। प्लीज़ उठ जाओ मेरे खातिर। अन्या रुद्र की बात सुन हिम्मत करती हैं। रुद्र उसे अच्छे से संभालते हुए आसपास देख रास्ता ढूंढने लगता है। अन्या दर्द से तड़प रही थी। आग इस कदर फैला था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ा था कि अन्या अपने असहनीय दर्द की वजह से रुक जाती है। अब उसका वाटर ब्रोक हो चुका था। अब अन्या एकदम नहीं चल सकती थी। वो दर्द के मारे बेहोशी होने लगी थी। ये देख रुद्र अन्या की एक जगह टिकाते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, वाइफी मेरी बात सुनो, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। उठो प्लीज़, प्लीज़ वाइफी, प्लीज़ मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए तुम उठ जाओ। अन्या दर्द में रोते हुए रुद्र की तरफ देखती हैं और उसके गालों पर हाथ रख बहुत तड़प से कहती हैं, नहीं रुद्र, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। मैं हार गई रुद्र, मैं हार गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करिएगा। मैं एक बार फिर हमारे बच्चे के लिए हार गई। अन्या ये बोलते हुए बेहोशी के कारण में थी। रुद्र की आंखों भी आंसू थे। वो अन्या के गालों को प्यार से थपथपाते हुए विश्वास से कहता है, वाइफी मेरी बात सुनो, तुम नहीं हार सकती, हमारा बच्चा नहीं हार सकता। मैं उसे हारने नहीं दूंगा, चाहे बदले में मुझे क्यों ना हारना पड़े, मैं नहीं हारने दूंगा। तुम और हमारा बच्चा दोनों कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं। इतना बोल रुद्र अन्या को टाइटली हग कर लेता है। फिर जल्दी से उठता है और अन्या को काफ़ी मुश्किल से अपनी बाहों में उठाता है। रुद्र के बाजू, पाँव, सिर, हर जगह से खून रिस रहा था, लेकिन अब वो हिम्मत नहीं छोड़ सकता था। वो अन्या को उठाने की कोशिश रखे हुए काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है। अन्या अपने दर्द में करार रही थी। तभी न जाने ऊपर से एक बड़ा सा मलबा आकर गिरता है, जिससे देख रुद्र अन्या को बचा लेता है, पर उसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन अन्या को छूने से पहले रुद्र अपनी पीठ आगे कर लेता है, लेकिन अन्या के पाँव में भी वो मलबा दब जाता है। रुद्र की जैसी हिम्मत ही अब हारने को थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, बॉस। रुद्र अपनी निगाहें उठाकर देखता है तो वो जियान था। जियान रुद्र को वहाँ ढूंढता हुआ आया था। रुद्र उसे आवाज़ देता है और जियान उनके पास बस से बचाते आते हैं। अन्या की हालत देख जियान भी परेशान हो गया था। रुद्र अन्या के पाँव से मलबा हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, जियान मेरी मदद करो, इसे हटाओ। जियान रुद्र ने उस मलबे को हटा लिया। रुद्र जल्दी से अन्या को दोबारा उठाने की कोशिश करता है। जियान रुद्र की हालत देख कहता है, बॉस आप ठीक हैं, चले हमें यहाँ से निकलना होगा। रुद्र अन्या की हालत देख कहता है, जियान तुम अन्या को लिए यहाँ से जल्दी निकलो और हॉस्पिटल जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है, जल्दी करो। जियान अन्या को उठाते हुए कहता है, लेकिन आप बॉस। जियान के टोकने से पे रुद्र गुस्से में कहता है, डू एज आई से, जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम अन्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाओ। जान, किसी भी कीमत पर अन्या और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। रुद्र की बात सुन जियान मन महसूस कर रुद्र को देखता है और उसका मन तो नहीं था रुद्र को छोड़कर जाने का, लेकिन अन्या की हालत और रुद्र का ऑर्डर जियान टाल नहीं सकता था। जियान लाचारी में हाँ में सिर हिलाता है। रुद्र एक नज़र अन्या के माथे को सहलाकर उसके पैर को छूता हुआ उसे जाने का इशारा करता है। जियान जल्दी से मदद भेजने का बोल अन्या को लिए वहाँ से निकल जाता है। जियान के जाने के बाद रुद्र जैसे कुछ सुकून सा महसूस करता है, जैसे अब उसे खुद की परवाह न हो। जियान जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है कि दोबारा बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। ये देख जियान के साथ सब सदमे में रह जाते हैं। रेस्क्यू टीम अपने काम में लग चुकी थी। चारों तरफ उथल पुथल मच चुका था। जियान अन्या को हॉस्पिटल लिए जल्दी से निकल जाता है। दिग्विजय जी की पार्टी में ही थोड़ी तबीयत बिगड़ने पे वह आकाश जी और तबीज के साथ घर आ चुके थे।
जिस कारण वो बच गए। रेहान ब्लास्ट के वक्त सांची से बात करता हुआ पार्किंग एरिया में था। अभय, जो कि बेकेरिया के किचन साइड में था, जहां हादसे में उससे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर वो बेहोश हो चुका था। उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाया गया। सोरे, जो कि पार्टी में ही था, उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन सोरे को रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही एक अनजान शख्स ने रिक्यूज़ किया था। इस वक्त उसे गंभीर हालत रुद्र की थी। अन्या ने उसी रात एक बेटे को जन्म दिया। अन्या पूरी रात बेहोशी में बिताई। डॉक्टर ने उसे ऐसे डोज दिए कि ताकि वो नींद में रहे। सुबह जब उसे होश आया, तब खुद के आसपास किसी को न पाकर वो पैनिक में आ गई। उसका ख्याल रुद्र ने ही अटका हुआ था। वो चीखते चिल्लाते रुद्र के बारे में पूछने लगी। नर्स उसकी हालत देख उसे रुद्र के पास ले गई। वहाँ सबके हताश और सदमे में गिरते देख अन्या डर सी गई। वो बड़ी उम्मीद से रुद्र का पूछती है तो रेहान अन्या से लगभग फकफका सा पड़ता है। रुद्र की खबर पूरे परिवार को तोड़कर रख दी थी। अन्या की जिंदगी की पलट गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बच्चे के आने की खुशी मानने, भगवान को धन्यवाद दे, या उसे शिकायत करें, चीखे चिल्लाए रुद्र को उसे छीनने के लिए, उसकी मोहब्बत, सबका सहारा छीनने के लिए। उसे अब ये भी नहीं पता था कि वो हारी या जीती इस जंग में। रुद्र का जाना सबके लिए सदमे से भरा था। सबकी ज़िंदगी रुकने लगी थी। अन्या को यूं सदमे में थी कि आखिरी बार उसने रुद्र देखा तक नहीं। 6 महीने सबके लिए बहुत मुश्किल रहे थे। रुद्र का ना होना कंपनी से लेकर परिवार तक के लिए संभालना मुश्किल हो गया था और सब बिखरने से लगा था। कंपनी, रुद्र का नाम, पहचान, सब बिखरने लगी थी। उसके दुश्मनों को जैसे ही मौका सा मिल गया। रेहान अपने भाई की जगह लेने में हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, और दिग्विजय जी, उनकी तो ऐसे उम्मीद ही टूट चुकी थी। आकाश जी में अब सब्र नहीं था खुद को संभालने या का। खुशहोलिया जी की यादों से वो कौशल्या जी की यादों से वो अब तक उबर नहीं पाए, तो अब जवान बेटे अपने सहारे के जाने के बाद वो बिखर गए थे। वक्त ही नहीं मिला बाप बेटे को जुड़ने का, कि हालत ने छीन लिया। अन्य, जिसकी ज़िंदगी में जीने की चाह उसका बेटा, उसके रुद्र का अंश ही बचा था, वो उसे जीना चाहती थी, लेकिन हालत को यूं बिखरता हुआ देख मजबूर होकर उसे मजबूत बनना पड़ा। इतना कि उसके रुद्र को उस पर गर्व हो। आज उसे रुद्र को वो सारी बातें समझ आने लगी थी कि वो ऐसे क्यों जीता था। आज उसे उन बातों का, उन सीखों का महत्व समझ आने लगा था। रुद्र के अल्फाज, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चुप रहने वालों को दुनिया दबाती है और जवाब देने वालों के सामने दुनिया झुकती है। डर होना चाहिए तुम्हारा दुनिया की नज़रों में, वरना मौत को भी तुम्हारे सामने आने में डर नहीं लगेगा। अन्य वो सारी बात आज सच कर दिखाया थी। अब उसके नाम का खौफ था, लेकिन इस मुकाम पे पहुंचने के लिए उसे अपनी ममता भूलनी पड़ी। फ्लैशबैक एंड। अन्य जब भी अपनी आंखें बंद करती थी, उसे रुद्र का वही चेहरा याद आने लगता था, जिससे याद कर वो डर सी जाती थी। उसे बार बार सपने में रुद्र का जाना याद आता था, खुद से दूर। वो हड़बड़ाते हुए रुद्र का नाम लिए उठती है, रुद्र, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे अपने हकीकत से सामना होता है। ये देख अन्य अपने चेहरे पर हाथ फेरती हुई गहरी सांस लेती है, फिर अपने बगल में अपने बेटे को सोता देख वो मुस्कुरा देती है। वो जनरली सिर्फ अंश के लिए मुस्कुराती थी, वरना उसकी मुस्कान भी खो चुकी थी। अन्य प्यार से अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेर उसके माथे को चूमती उड़ती है और आराम से ब्लैंकेट से कवर कर वो वहाँ से निकल जाती है। रुद्र के जाने के बाद अन्या को इंसोमिया हो गया था। उसे अब नींद नहीं आती थी, और अगर आए भी तो वो रुद्र के ख्याल में उठ जाती थी। कभी कभार अपने बेटे के पास सुकून पा लेती थी, लेकिन इन 3 सालों में अन्य की ज़िंदगी के साथ वो खुद से भी रूठ चुकी थी। वो फ्रेश हुए स्टडी रूम में जाती है और अपना लैपटॉप खोल बस अपने काम में फोकस करने लगती हैं। सुबह का वक्त
सांची रुद्रांश के कमरे में आती है। उसे यूं सोता देख मुस्कुराते हुए उसके माथे पे किस कर प्यार से उठाते हुए कहती हैं, अंश उठ जाओ बच्चा, सुबह हो गई। अंश अपनी आंखें खोल एक प्यारी स्माइल लिए कहता है, गुड मॉर्निंग चीची माँ। तभी सारा कमरे में दूध का गिलास लिए आती हुई कहती है, ओए माई शैतान उठ गया, मिल्क टाइम। दूध देख अंश मुंह बनाते हुए कहता है, क्या सारा सुबह सुबह दूध, तुम मेरी दोस्त नहीं अब। ये सुन सारा हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तो दूध के बाद जो मैंने टेस्टी टेस्टी पैनकेक बनाया है वो मैं और दीदी खा लेंगे, क्यों दीदी। सांची उसकी बात सुन हंसते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तो रुद्रांश बेड पे खड़ा होता हुआ सारा के हाइट पे आए कहता है, कुछ भी कर लो सारा, मैं नहीं पीऊँगा। इतना बोल रुद्रांश उससे चिढ़ते हुए वहाँ से भागने लगता है। सांची उसे आवाज़ देती है कि तभी सारा कहती है, ठीक है, तुम्हारी शिकायत बड़ी मैम से करूँगी, अब रुको तुम। ये सुन रुद्रांश गेट पर रुक जाता है और पलटकर काफ़ी क्यूरियस हुए कहता है, क्या मम्मा आ गई। सांची और सारा रुद्रांश की आंखों में खुशी देख मुस्कुराते हुए दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। तो अंश खुशी से भर जाता है। वो जल्दी से भागकर अपने स्टडी टेबल पे जाता है और वहाँ अपने बैग से एक पेपर निकाल जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगता है। मम्मा। सांची ये देख उसके पीछे जाते हुए फिक्र से कहते हैं, अंश आराम से बच्चा, धीरे लग जाएगी। लेकिन अंश जैसे अपनी खुशी में कुछ सुनता ही हो। इस छोटे बच्चे की खुशी देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान, अभय, तविश, दिग्विजय जी, आकाश जी सब उसे देख मुस्कुरा दिए। अंश अन्या को खोजता हुआ जैसे ही घर के बाहर आता है उसकी नज़र गेट से निकलती अन्या की कार पे जाती है। वो अब जा चुकी थी। अंश वहीं रुक अपनी माँ को यूँ जाता हुआ बिना उससे मिले देख काफ़ी मायूस सा हो गया। वो उदास सा खुद से कहता है, मुझसे प्यार नहीं करती, मम्मा चली गई, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती। रुद्रांश की आंखें बह गई। वो बेचारा छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। वहीं उसके पीछे आए सांची ये देख खुद भी मायूस हो गई। उसे अंश के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो धीरे से उसके पास जाती है और घुटनों के बल उसके बगल में बैठ हंस की तरफ सामने देख कहती हैं, बुरा लगा मम्मा आपसे मिले चली गई। अंश सांची की बात सुन काफ़ी इकोसेंटली हाँ में सिर हिलाता है। सांची ये देख प्यार से उसके सिर पर हाथ पैर कहती है, मम्मा को ज़रूरी काम होगा अंश, शायद इसीलिए चली गई। देखते हैं शाम को वो जल्दी आएगी अपने अंश के पास। सांची की बात सुन अंश बड़े मासूम हुए कहता है, चीची माँ, मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, क्या मैं बहुत बुरा हूँ। सांची अंश की बात सुन बड़े प्यार से उसके गालों को छूकर कहती है, नहीं अंश, आप बुरे कैसे हो सकते हो, आप तो मेरे गुड बॉय हो। मम्मा तो बहुत प्यार करती हैं आपको, पता है। आपको पता है वो घर आई तो सबसे पहले अपने अंश से मिलने उसके कमरे में गई। मम्मा रात भर आपके पास थी, वो तो आपके उठने का वेट कर रही थी, पर आप तो सोए ही रह गए। फिर मम्मा को बहुत 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 ज़रूरी काम हो गया तो उन्हें जाना पड़ा। अंश सांची की बात सुन मुँह फुलाए हुए कहता है, मम्मा मेरे उठने का वेट नहीं कर सकती थी, मैं भी तो 4 डेज से वेट कर रहा था। ये तो रोंग है ना चीची माँ। अंश की बात सुन सांची कुछ बोल ही नहीं पाई। अंश अपने हाथ में वो पेपर लिए मुंह फुलाते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। तो सांची हड़बड़ाते हुए पूछती है, अंश कहाँ जा रहे हो अब, मेरी बात तो सुनो। अंश गुस्से में अपनी छोटी नाक फुलाकर कहता है, मम्मा की शिकायत करने। इतना बोल अंश अंदर जाता है। सांची ये सुन पहले तो उचकती हैं लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उसे पता था कि अंश अन्य की शिकायत कहाँ लगाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी बताया नहीं कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, आप वो भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद।